कृपया ध्यान दें, यह पॉडकास्ट विचारों और ज्ञान को साझा करने का हमारा एक प्रयास है। हम किसी भी जाति, धर्म या व्यक्तिगत विचार को नकारने का उद्देश्य नहीं रखते। हम खुले दिल से चर्चा करते हैं और सभी विचारों का सम्मान करते हैं। तो कृपया सुनते समय हमारे विचारों को खुले मन से सुने और आपसी समझदारी बनाए रखें। धन्यवाद। वुड यू से कि ब्लैक पेपर पहले आने वाला था, लेकिन बीजेपी में किसी को खबर पड़ गई इसलिए व्हाइट पेपर पहले आ गया। 2 करोड़ जॉब्स हर साल देंगे। कि एक्चुअली पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बहुत कम होने चाहिए, लेकिन हम टैक्स सारी चीज में इंडिया का रैंक नीचे नीचे ही जाते जा रहा है। हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ किसकी सत्ता किसका तख्त। हम आपके लिए ला रहे हैं एक बहुत ही स्पेशल सीरीज। टप टू द इलेक्शन पूरा बिल्डअप करेंगे, क्या क्या चीजें हो रही है, कौन सी पार्टी क्या कर रही है, इलेक्शन के क्या हालचाल लग रहे हैं, सारी चीजें आपको बताएंगे। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था व्हाइट पेपर ऑन द इंडियन इकोनॉमी जो एनडीए ने रिलीज किया था, स्टेटिंग जो भी उन्होंने अच्छा काम किया है या फिर यूपीए ने बुरा काम किया है पिछले 10 से 20 सालों में। लेकिन एक थोड़ा सा पॉलिटिक्स मोमेंट हो गया। वो ऐसा कि जैसे ही बीजेपी ने व्हाइट पेपर रिलीज किया ऑन द इंडियन इकोनॉमी, अगले ही दिन कांग्रेस ने एक ब्लैक पेपर अनाउंस किया ऑन द इंडियन इकोनॉमी, जो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि उसमें क्या है, क्या क्या बताया गया है, कांग्रेस ने क्या क्या लिखा है उस पेपर में, हाउ दे वेंट अबाउट इट। लेट्स स्टार्ट विथ युवराज। ओके, सो बेसिकली पेपर का नाम बहुत अच्छा लगा। एक तो मेरे को 10 साल अन्याय के नाम। और तो बेसिकली जो बीजेपी ने पेपर रिलीज किया था वो उसके बारे में था कि कंपैरिजन था देन वर्सेस नाउ। लेकिन जो आईएनसी कांग्रेस का जो पेपर है मेनली वो इस पे फोकस करता है कि बीजेपी ने लास्ट 10 ईयर में क्या किया और क्या नहीं किया। उस टाइम क्या सिचुएशन थी, क्या उनने मैनिफेस्टो में क्या वादे किए थे, उसमें से क्या क्या निभाए, क्या क्या नहीं निभाए। और सब पेपर से पहले खड़गे जी जो उनके अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी उसमें उनने 4 पॉइंट मेन जो रेज करे थे, जो कि पेपर में फिर इलेबोरेट किए गए। तो वो 4 पॉइंट जिस पे फोकस किया गया, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन और इंडियन डेमोक्रेसी को खतरा, तीसरा पॉइंट ये। और चौथा पॉइंट था सिक्योरिटी, नेशनल डिफेंस को, थोड़ा नेशनल डिफेंस को मोदी जी की गवर्नमेंट की वजह से मतलब जो सिक्योरिटी इश्यूज हो रहे हैं, ये 4 पॉइंट में रेज किए और फिर इन्हीं को उन्होंने फर्दर एक्सप्लेन किया उसमें। तो पेपर बेसिकली मतलब 3 मेन पॉइंट्स में डिवाइडेड है, लाइक मेन हेडिंग्स में जो है 10 साल अन्यायकाल पेपर का नेम है। और उसमें 3 मेन हेडिंग्स है, जैसे आर्थिक अन्याय, फिर उसमें कुछ 3-4 पॉइंट्स एक्सप्लेन किए हैं, फिर सामाजिक अन्याय उसमें 3-4 पॉइंट्स, और फिर राजनीतिक अन्याय। तो ऐसा 3 इसमें डिवाइडेड है वो पेपर। और मतलब जैसा कि उन्होंने बोला कि अगले ही दिन उन्होंने रिलीज किया। अ, अब तुम अगर खोल के देखोगे व्हाइट पेपर ऑन इंडियन डॉक्यूमेंट, इट सीम्स लाइक अ नॉर्मल जो वर्ड डॉक्यूमेंट में टाइप करके लिखा हुआ है। अगर तुम ब्लैक पेपर खोल के देखते हो भाई, इतना वेल एडिटेड, मतलब ऐसे पूरा ग्राफिक्स का इस्तेमाल करके। मैं ये सोच रहा हूँ कि उन्होंने अगले दिन रिलीज किया, इतना 50 पेज का डॉक्यूमेंट इतना फटक से वुड एडिट यू कैसे। से वुड यू से कि ब्लैक पेपर पहले आने वाला था, लेकिन बीजेपी में किसी को खबर पड़ गई इसलिए व्हाइट पेपर पहले आ गया। नहीं भाई, नहीं व्हाइट ऐसा पेपर मैंने के कुछ बाद नहीं ही बोला। ब्लैक पेपर आने वाला था, लेकिन उनको पूरा आइडिया था कि आएगा, उन्हें फट से पहले से तैयार थे भाई वो लोग। अरे ऐसा फुल एक्रोनिम है भाई वो, 10 साल अन्याय के नाम, वो भी पूरा एक्रोनिम है वो पूरा। फिर उसका हर एक, फिर उसमें एक एक प्रॉब्लम को वो एक एक लेटर से फुल किया है उन्होंने, बहुत फुल तैयारी अच्छा, से किया है। तो काफी प्रिपेयर्ड आई थी कांग्रेस इस बार इसके लिए। लेकिन अगर पेपर के बारे में डिस्कस किया जाए तो तूने बोला कि मेनली 3 इसमें बटा हुआ है। आर्थिक से शुरू करते, फाइनेंशियल से शुरू करते। अनएम्प्लॉयमेंट अभी भी है हमारे देश में, इनफैक्ट शायद बढ़ती भी जा रही है। एंड मोदी जी ने इसको बहुत ही अच्छे से टैकल किया ये बोल के कि आत्मनिर्भर बनी है। बट हाउ इज द केस, क्या लिखा है पेपर में अबाउट दिस? पेपर में मतलब वही कि क्या वादे किए थे, जैसे कितना मेन अनएम्प्लॉयमेंट मुद्दा ये है कि बढ़ेगा, मतलब मोदी जी कम जब होगा। आए थे तो बोला था कि 2 करोड़ जॉब्स हर साल देंगे, और उसका कुछ राइट। भी नहीं हुआ। जॉब देने की वजह आज के जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, उनको जॉब नहीं मिल रहा है, जॉब कम हो गए हैं, ये कहना है मेन उनका। ये इस बात पे मेन फोकस किया है कि जो वादा किया था 2 करोड़ जॉब देने का वो तो आ गए ही, और जो जॉब मिलनी चाहिए थे वो भी नहीं मिल रहे हैं। इंटरेस्टिंग। ये एम्प्लॉयमेंट के बारे में ऐसा है। और उसमें वो दिया है आर्थिक अन्याय में कि जो प्राइस ऑफ इसेंशियल कमोडिटीज थी,
तो 2014 और 2024 का कंपैरिजन दिया है। जैसे फॉर एग्जांपल पेट्रोल उन्होंने पेपर में लिखा है कि 2014 में 71 पर लीटर था और 2024 में लिखा है 97 पर लीटर। अब ठीक है, 71 97 ठीक है, बट मैं ये सोच रहा हूँ कि 97 पर लीटर पेट्रोल मिलता किधर है। भाई 110 रुपए मिल रहा है भाई। मैं 108 में खरीदता हूँ। वही वही। तो एग्जैक्टली, तो तो मतलब वही मतलब अगर इन्फ्लेशन हाँ इन्फ्लेशन को इन्फ्लेशन अगर के बारे अकाउंट में दिया है। करें, फिर भी अगर लाइक आई थिंक इंडिया का इन्फ्लेशन का टारगेट होता है अराउंड 5 to 6%, राइट? तो अगर हम उसको अकाउंट करें फिर भी बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ चुकी है। एंड अपेरेंटली इसका महंगे यार, मेन मेन, उसमें जो मेंशन किया बहुत ज्यादा डिफरेंस है। जो गैस सिलेंडर का उन्होंने मेन किया 400 से हाँ 968, वो हाँ सबसे मेन। एलपीजी का ऑयल दिया है 400 एंड एलपीजी का दिया उन्होंने 410 इन 2014 और 903 इन 2024। मिल्क मैंने का कल दिया ऑर्डर उन्होंने किया 35। 968। भाई मैं वही बोल रहा हूँ, इन्होंने फिर भी कम प्राइस लिखे। 97 का पेट्रोल कहाँ मिलता है मैंने भाई? मैं फिर तो भी जो इन्होंने मिनिमम, लिखा है वो बता रहा हूँ। हाँ जो भी हाँ मिनिमम मिल हाँ रहा होगा जहाँ पे भी वो प्राइस डाला है उसमें। और मिल्क का ऑयल 35 रुपए था 14 में। जो वर्ल्ड वाइड जो ऑयल का प्राइस है, बैरल ऑयल पर बैरल जो भी प्राइस होता है वो कम हुआ है। लेकिन फिर भी हम्म, यहाँ पे अपने इंडिया में जो इंडिया पेट्रोल डीजल ऑयल का जो प्राइस है वो बढ़ गया है। और इसका ये कहना है कि जो फंड्स आए थे वहां से वो इनने दूसरी जगह डाइवर्ट कर दिए हैं। जो टैक्सेस उससे डाइवर्ट मिल कर रहा है वो दिया। दूसरी जगह डाइवर्ट कर दिए हैं। बट ये आई मतलब भी जो एक। थिंक, मार्जिन है, हाँ हाँ जो मार्जिन है वो उसका वो यूज कहीं और कर रहे हैं। मतलब वो प्राइस कम कर सकते हैं लेकिन वो प्राइस उतना ही रखा है उन्होंने जब बैरल्स के प्राइसेस हाई थे, ताकि फिर अभी जब प्राइसेस कम हो गए तो जो डिफरेंस है वो मतलब कैपेक्स में वगैरह यूज कर रहे हो, ऐसा उनका बोलना है। एग्जैक्टली मैंने अभी इसके बारे में कहीं भी पढ़ा था कि एक्चुअली पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बहुत कम होने चाहिए, लेकिन हम टैक्स इतना लेवी कर रहे हैं उस पे। लेकिन केंद्र सरकार का ये कहना था कि ये सारे टैक्सेस जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाते हैं, उनके पास कुछ आता नहीं है। ये तो ऑब्वियसली भी ये तो फिर है ही कांग्रेस का कि जो कांग्रेस जहाँ पे जो कांग्रेस या फिर बीजेपी के अलावा जो दूसरी गवर्नमेंट जहाँ भी पार्टी स्टेट की हेड है वहां पैसा जाता ही नहीं है। मतलब ये उनके आरोप है। क्या हो रहा है वो आरोप है। बीजेपी ने बताया है कि 4.6% जा रहा है, जो कि पहले के कंपैरिजन में ज्यादा है। लेकिन फिर भी मतलब इतना नहीं जा रहा है जितना जाना चाहिए। और वो भी लास्ट मोमेंट तक, जब तक एकदम वो नहीं होता कि इमरजेंसी है चाहिए ही चाहिए, तब तक वो भी नहीं जाता है। ये कांग्रेस ये भी मेंशन किया उन लोगों ने पेपर में। राइट। और साथ ही साथ अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें, सार्थक ने जो मेंशन किया कि इंडियन इकोनॉमी पे खतरा, तो हमने बहुत सारे इंडेक्स में वगैरह देखा है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का इंडेक्स हो गया, मीडिया का इंडेक्स हो गया, इन सारी चीज़ में इंडिया का रैंक नीचे नीचे ही जाते जा रहा है। तो उसमें पेपर में कुछ स्पेसिफिक मेंशन है कि हाउ इकोनॉमी की बात डेमोक्रेसी इज इन कांग्रेस थ्रेट। वाले नहीं कर सकते मेनली अभी, क्योंकि जो टाइम जैसे वो लास्ट पेपर में व्हाइट पेपर में हमने देखा कि जो मॉर्गन स्टैनली था उनने 5 नेशंस के नाम दिए थे उस टाइम पे, 14 के अराउंड, 2012 के अराउंड, जो कि मतलब बहुत ही पुअर इकोनॉमी और बहुत बुरी हालत होने वाली थी। उसमें इंडिया का एक नाम था जो व्हाइट पेपर में मेंशन किया है। तो इकोनॉमी अगर जो दूसरे जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके हिसाब से, अगर उनकी रैंकिंग के हिसाब से, तो इंडिया की इकोनॉमी अच्छी चल रही है अभी। पर मेन बात ये है कि इस उनका ये क्या है, वो इसलिए उन लोगों ने इसको इतना उल्टा इकोनॉमी शब्द का इसलिए उन्होंने इतना प्रयोग किया नहीं उस पेपर में। नॉट उनका इकोनॉमी, युवराज, अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें। डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं तो देख, डेमोक्रेसी। अब फॉर एग्जांपल जैसा उसमें दिया है, थर्ड पार्ट में दिया उन्होंने राजनीतिक अन्याय, उसमें एक मैंने पर्टिकुलर एक टेबल दिया है जिसमें उन्होंने बताया कि जैसे ईडी और सीबीआई, तो उन्होंने टेबल दिया है कि ईडी और सीबीआई का नंबर ऑफ इन्वेस्टिगेशन फ्रॉम 2004 टू 14 एंड आफ्टर 2014। तो उसमें दिया है कि जो टोटल इन्वेस्टिगेशन है 4 से 14 में ईडी के पास 26 थे, लेकिन अभी आफ्टर 14 121 हो गए हैं सीबीआई पे। सिमिलरली सीबीआई का 72 था पहले और अभी 124। और इसमें एक और उन्होंने कॉलम ऐड किया है कि इन्वेस्टिगेशंस अगेंस्ट द अपोजिशन लीडर्स। तो उसमें दिया है कि 96। 2004 से 14 के, हाँ 2004 से 14 के बीच में 54% ऑफ द इन्वेस्टिगेशंस वेयर अगेंस्ट, और उसके बाद 95% ऑफ द इन्वेस्टिगेशंस आर अगेंस्ट, लाइक देखो जो 121 में से जो कि 95% एक अपोजिशन लीडर्स के अगेंस्ट। सेंट्रल के लिए जो काम, जो गवर्नमेंट के लिए काम करनी है, वो उसको अपने पार्टी के लिए यूज कर रहे हैं। और दूसरे, ऐसा और उनका कहना है। ये भी उसमें था कि जो क्रॉनिक कैपिटलिज्म की हमने बात करी है, कि मतलब वो लोग अब ऐसे, जो खरगे जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि आप लोग सामने से नहीं बोलते, मोदी जी बोलते हमने कैसे बोला है कि हमें पैसे दो। लेकिन उनका आरोप ये था कि पीछे से आप
उनको धमकाते हो कि नहीं होगा तो हम सीबीआई की रेड होगी और तुम्हें काम नॉर्मल प्रोसीजर करने में प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए फिर जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं इन सबको कहीं ना कहीं तरीके से जो उनको पैसे देने पड़ते हैं। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल मुझे याद आता है जब महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में उथल पुथल हो रही थी एंड हो रही है भाई। आपले अजित दादा पवार उन्होंने पार्टी चेंज की। जैसे उन्होंने पार्टी चेंज की उनके ऊपर लगे हुए सारे केसेस वगैरह सारी चीजें बंद हो गई एज सुन एज बिकेम वाइस। पार्टी चेंज करने का ये भी मेंशन है जो लास्ट टाइम इलेक्शन के टाइम पे हुआ था, गोवा में ले गए समथिंग अराउंड 411 पार्टी मतलब कैंडिडेट्स हैं जिन लोगों ने पार्टी चेंज करके बीजेपी में आ गए हैं, और सीधा सीधा हाँ। पैसे दो और पार्टी में आओ, उनका ये सिस्टम चल रहा है। और मेन इतना पैसा आता कहाँ से, और वो वापस अपने पार्टी में आ गए। सो या इट इज डेफिनेटली अ थ्रेट टू डेमोक्रेसी और जिस तरीके से हमारा सिस्टम ऑपरेट कर रहा है। और साथ ही साथ कुछ ऐसे भी बिल्स एंड लॉज पास किए जा रहे हैं जो मेरे ख्याल में आई पर्सनली जो डेमोक्रेसी को अंदर से खोखला कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक बिल ऐसा ही पास किया गया था कुछ साल पहले जहाँ पे इलेक्शन में जो पार्टीज को फंडिंग मिलती है वो इन्हें डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं कि पैसे कहाँ से आए किसने दिए। तो अगर तुम्हारे पास फंडिंग में अगर बहुत ज्यादा पैसा ऑब्वियसली यू हैव अपर हैंड इन इलेक्शन। प्रॉब्लम है कि रेल रोड करते हैं पार्लियामेंट के थ्रू, कोई किसी से कुछ नहीं पूछ रहा, बिल आया उन्हें करना है पास तो फिर वो बिल पास हो रहा है। फार्मर बिल के साथ भी यही हुआ, कितना फार्मर्स परेशान हुए, साल भर वो चला उसके बाद वापस लेना पड़ा उन्हें। इकोनॉमिस्ट बोलते हैं कि वो फायदे में था फार्मर्स के, अगर देखा जाए तो वो एक्चुअली फार्मर्स के फायदे में होता, लेकिन बात हुई आप जिसके लिए कर रहे हो फार्मर्स के लिए कर रहे हो उन्हें ही पसंद नहीं है, उन्हें ही नहीं चाहिए, तो फिर क्या मतलब है करने का। और उसके लिए प्रॉपर जो वोटिंग सिस्टम होता है पार्लियामेंट के अंदर वो नहीं फॉलो हुआ था, उस टाइम भी बोला था। अभी रिसेंटली भी कोई बिल पास हुआ था, तब भी रेल रोड थ्रू पार्लियामेंट ऐसा स्टेटमेंट थी पूरी की डायरेक्ट पास हो रहा है, कोई वोटिंग नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है। और मेन प्रॉब्लम मेरी ये है कि रशिया जैसा नहीं होना चाहिए, जो डेमोक्रेसी को खतरा की बात हुई वो उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने बोला था कि रशिया में इलेक्शन होता है, सबको पता है इलेक्शन हो रहा है, डेमोक्रेसी है, लेकिन इलेक्शन सिर्फ नाम के लिए इलेक्शन हो रहा है वो। तो ऐसी हालत इवेंचुअली ऐसी हालत नहीं होनी चाहिए। एग्जैक्टली इवेंचुअली ऐसी हालत नहीं होनी चाहिए, अपोजिशन होनी चाहिए। और इस बार बहुत अच्छी बात है कि कुछ तो लग रहा है कि हाँ थोड़े बहुत चांस मतलब लग रहा है कि नहीं होगा, लेकिन फिर भी लास्ट टाइम के जैसा तो नहीं है कि पता ही था कि क्यों क्या हो रहा है। थोड़ा बहुत एग्जिट पोल्स की भी बात करेंगे, लग रहा है जनता को इस बार पोल्स की बात होप तो है कि कहीं ना कहीं थोड़े बहुत चेंजेस तो होंगे। जो बीजेपी कह रहे हैं कि 480 सीटें 490 सीटें शायद इतनी ना आ पाए, फिर वो अभी भी बिल पास कर ही रहे हैं, फिर तो उनके पास कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं रहेगा, डायरेक्ट ही बिल पास करेंगे। लेट्स सी, उसके बारे में बात करेंगे। इंडिया अलायंस कैसे चल रहा है, उनके बीच में कुछ मतभेद हो रहे नहीं हो रहे, उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लेकिन इस वीडियो के लिए अभी ब्लैक पेपर में और कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स तुम फाइनल कंक्लूजन्स नोट डाउन करना चाहोगे? नहीं, बहुत सारे एलिगेशंस लगाए उन्होंने, मतलब वही आप खुद पढ़िए, आप एनालाइज कीजिए जो आपको लगता है कि एलिगेशंस कौन सा सच हो सकता है, कौन सा गलत हो सकता है। और मतलब मेरा तो ओपिनियन यही है कि मतलब एक दूसरे को नीचे खींचने से बेटर पेपर रिलीज करने से बेटर है कि जो पॉलिसीज सच में अच्छी है, जैसे फॉर एग्जांपल मनरेगा हो गया, आधार हो गया, और अभी जो डिजिटल इंडिया चल रहा है, तो कोई भी अगर सत्ता में आता है तो उन पॉलिसीज को हार्म ना करे, और बाय पार्टीसन अप्रोच कुछ कुछ केसेस में जहाँ पे हम लोगों को नेशन मतलब पार्टी फर्स्ट नहीं नेशन फर्स्ट होना चाहिए। तो आई थिंक बाय पार्टीसन अप्रोच इज नेसेसरी टू टेक इंडिया टू अ नेक्स्ट लेवल। दैट्स माय ओपिनियन। एब्सोल्युटली। तो आपको इसी थॉट के साथ छोड़ते हैं जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए।